Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 28 जून 2020 संडे। तो आई होप आप सभी आज रिलैक्स के मूड में होंगे, संडे है तो। बट जब बात आती है स्टडी की और दैनिक जागरण की और न्यूज़पेपर की, तो हमें एक कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। तो चाहे आपका संडे का रिलैक्सिंग मूड हो, उसके बावजूद भी न्यूज़पेपर आपको नहीं छोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 28 जून 2020 दैनिक जागरण। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, उन सभी का हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, भारत ने क्या किया है। जैसे चाइना, हमने लगातार हम देख रहे थे कि चाइना के द्वारा जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर तेजी से अपने आर्मीज को बढ़ा रहा था। चाइना तेजी से वहां पर आर्मीज को बढ़ा रहा था। हमने भी क्या किया, अब भारत ने एलएसी पर तैनात की मिसाइलें। मींस यहां पर अब भारत ने क्या कर दिया है, भारत ने भी एलएसी पर अब क्या कर दिया है कि मिसाइल तैनात करेगा इंडिया। इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जो चाइना के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा था इंडिया पर, इंडिया के ऊपर, वो दबाव क्या होगा, इससे कम होगा। तो इंडिया के द्वारा एलएसी पर क्या की जा रही है, मिसाइलें तैनात की जा रही है। तो अब यहां पर देखते हैं क्या क्या यहां पर कहा गया है। दैट्स इंपॉर्टेंट। सभी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पूर्वी लद्दाख वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, और वास्तविक नियंत्रण रेखा। पूर्वी लद्दाख में क्या है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर ये पूरी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बारे में हम लगभग 10-15 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं। हाल ही में क्या किया है कि एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली है वो लगा दिया है। और इस मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली में हमने क्या किया है, आकाश जो मिसाइल है उसको वहां पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त करने में सक्षम है आकाश मिसाइल। तो जो इंपॉर्टेंट, इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा प्लान बना लिया है। कहां कहां पर टकराव चल रहा था ये सभी भी देखेंगे, पहले भी हो चुका है। अब तीनों सेनाएं यहां पर लग गई है एंड बम लगा दिए, विस्फोट कर दिए, या फिर डिफेंस सिस्टम लगा दिया। दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हमारे लिए पहले की तरह ही वही रहेगा कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्या चल रही है। यहां पर एलएसी के पास टकराव वाले बिंदु कौन से, वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है कि टकराव वाले बिंदु कहां रहे हैं। जहां पर सभी टकराव वाले बिंदु, जहां पर चाइनीज सैनिक और हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, उसमें दौलतबाग ओल्डी जो हमने देखा था, गलवान घाटी है, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A के ऊपर चीनी एयरक्राफ्ट लगातार उड़ रहे हैं। इन्हीं को लेकर हमें भी प्रॉब्लम है। भारत की ओर से तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम में क्या किया गया, आकाश मिसाइल को शामिल किया गया है। साथ में ही विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सभी को तबाह कर सकता है जो हमारी आकाश मिसाइल। तो ये हमने जो किया है ये अच्छा किया है। मींस ये ऐसा नहीं कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। यहां पर स्ट्रेटेजिकल रूप से ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या हुआ था कि बढ़ते तनाव के बीच सेना ने एलएसी पर 3 डिवीजन बढ़ा दिए। मींस साथ ही ऊंचाई पर लड़ने में सक्षम विशेष डिवीजन को भी वहां प्रशिक्षित कर 28,000 फीट पर तैनात किया गया। मींस यहां पर जैसे चाइना के द्वारा वहां पर सीमा पर अपनी जो आर्मी है उसकी संख्या बढ़ा रहा था चाइना, उसी तरह हमने भी क्या कर दिया है, अपनी संख्या बढ़ा दी। साथ में लद्दाख में जो नेटवर्क है, संचार नेटवर्क, वो हमने मजबूत कर दिया है। साथ में पुल और सड़कें हैं, उनके संचार जो नेटवर्क है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर तेजी से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें एलएसी के आसपास क्या किया जाना चाहिए। दूर दराज के जो इलाके हैं, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। दूर दराज के इलाके में 55 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है उसमें कई डैम चौक हमने देखा था, डैम चौक अभी भी देखेंगे कि डैम चौक में 1, लेह में 17, जास्कर जो श्रेणी वहां पर 11, नुब्रा, करगिल, इन सभी में लगभग हमने 19 टावर लगाएंगे। तो लगभग टोटल 54 टावर लगाएंगे, ताकि हमारी जो ये कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर हो सके। यहां पर एलएसी के से सटे जो गांव हैं उनमें तेजी से क्या कर रहे हैं, क्षेत्र जो एलएसी के आसपास, उनमें सड़कों का हम तेजी से निर्माण कर रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है, जो यहां पर सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
तेजी से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कहां कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है वो सभी हम डायग्राम के द्वारा, मैप के द्वारा हमने पहले भी देखा था। अब दोबारा हम आज उसको देखेंगे कि कहां कहां पर ये प्रॉब्लम हुई है। और यहां पर सरकार का समर्थन भी किया है। लद्दाख के मामले हैं संवेदनशील और सरकार की यहां कोई नाकामी नहीं है। पहली बार जो राकपा है उनके अध्यक्ष जो शरद पवार जी है वो पहले भी रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, यहां पर अगर आप देखोगे वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्पेशली रक्षा मंत्री का दोषी, इसमें कोई दोषी नहीं है, खुद रक्षा मंत्री रह चुके हैं शरद नरसिम्हा राव जो सरकार थी उसमें। तो उन्होंने कहा है कि जो गलवान घाटी है, स्पेशली पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है वो क्या है, संवेदनशील मामला है। और वहां पर ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी जो थी वो गश्त नहीं करती, पेट्रोलिंग नहीं करती, वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी। और जो चाइनीज आर्मी है उसका घुसपैठ हुआ, तभी तो जाकर वहां क्या हुआ, संघर्ष हुआ दोनों आर्मीज में। तो ये कहना गलत है कि चाइनीज आर्मी के सामने इंडियन आर्मी सतर्क नहीं थी, ये कहना गलत है। यहां पर दूसरा जो मामला टिड्डियों का, वो भी हम देखेंगे। तो पेज नंबर फर्स्ट पर हमने पहले भी डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स कि ये सभी क्यों किया जा रहा है, इंडियन आर्मी क्यों बढ़ा रही है सीमा पर अपनी आर्मीज को, क्यों आर्मी एयरफोर्स इसको संख्या को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों हम वहां पर तोप की संख्या बढ़ा रहे हैं, तोप को तैनाती की जा रही है। तो उसके पीछे रीजंस क्या है कि अगर यहां 9 जून का देखें तो 9 जून में केवल यहां पर आर्मीज जो चाइनीज आर्मी कम मात्रा में थी इतना, लेकिन उसके बाद जो गलवान घाटी वहां तेजी से इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई है। इसलिए इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अपनी संख्या बढ़ाए। साथ में यहां पर पहले कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी चाइना की गलवान घाटी में। आप देखोगे 16 जून के बाद यहां पर लगातार गलवान घाटी में क्या बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाई जा रही है ट्रक्स। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमने देखा था पहले भी कि लद्दाख वाला जो एरिया वहां पर प्रॉब्लम थी लद्दाख वाले एरिया में। और लद्दाख वाले एरिया में भी जो अक्साई चीन उसके पास यहां पर क्या है, गलवान घाटी और ये पूरा LAC, उसके बाद एक है हॉट स्प्रिंग और एक यहां पैंगोंग सो लेक। तो यहां पर जो LAC है उसके पास यहां पर इंडिया की साइड में अगर यहां पर LAC है तो यहां पर ओवरलैपिंग पार्ट है, यहां पर इंडिया की साइड में ओवरलैपिंग जो पार्ट है जिस पर चाइना अपना दावा करता है, यहां पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16, 17A। इस एरिया में ऊपर की साइड में इस एरिया में चाइनीज आर्मी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। साथ में इस एरिया के ऊपर चाइनीज आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है वो भी यहां पर घूम रहे हैं। इसीलिए इंडिया की आर्मी ने क्या किया, इसके आसपास अपनी सेनाओं को तैनाती बढ़ा दी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमने देखा था कि हमने क्या बनाया, दरबुक सियोर दौलतबाग ओल्डी रोड भी बनाया जिससे हम डायरेक्ट दौलतबाग ओल्डी से जुड़ जाएंगे। और यहां पर सियोक रिवर है, मैंने पहले भी बात की थी कि सियोक रिवर, इससे यहां पर LAC को पार करते हुए एक नदी आती है गलवान रिवर, उसके आसपास यहां पर गलवान घाटी। और यहीं पर 15 जून को क्या हुआ था, इंडियन 20 सोल्जर्स को मार दिया गया था चाइनीज आर्मी के द्वारा झड़प में। तो ये सभी पॉइंट्स हमने देखा था, कैसे चाइनीज आर्मी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रही है LAC के आसपास गलवान घाटी में, ये सभी हमने देखा था। अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो इंडिया से छीन लिया गया था 1962 की वार में। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो लेक, ये सभी के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। और ये भी हमने डिस्कशन किया था कि यहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर, ये ऊंचाई पर होने के कारण इंडिया को एक अलग से एडवांटेज मिलता है। यहां से बैठा वो यहां पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है और यहां पर सिंजियांग तिब्बत जो रोड जा रही है, इन दोनों को तहस नहस कर सकता है यहां से बैठा। हमने चिनूक हेलीकॉप्टर की बारे में भी देखा था कि वो बड़े जो जितने भी हमारे तोप हैं उनको यहां पर उठाकर जो सियाचिन ग्लेशियर वहां पर पहुंचा सकता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सभी हमने देखा था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पैंगोंग सो लेक, ये सभी हमने देखा था। यहां पर काराकोरम रेंज, ये भी हमने देखा था कि यहां से काराकोरम रेंज से यहां पर गलवान रिवर निकलती है और यहां LAC पार कर यहां पर दरबुक सियोक रोड है, यहां सियोक नदी है, वहां पर मिल जाती है और बाद में दोनों नदियां मिलने के बाद कहां चली जाती है, सिंधु नदी में। तो ये सभी भी हमने देखा था। तो ये सभी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। अब चलते आगे के पॉइंट्स में, जो आगे के जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसमें चलते हैं पेज नंबर 2। नेशनल कैपिटल से संबंधित ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो हमें पढ़ने की जरूरत हो, तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर थर्ड पर यहां पर किसी टाइप की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो हमें पढ़ने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज,
हाल ही में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि आपने देखा होगा सहकारी जो बैंक थी, यहां पर पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी जो बैंक थी उसमें घोटाला हुआ था और काफी लोगों का पैसा उसमें डूब गया था। इसलिए क्या हुआ है कि अब जो सहकारी बैंक है, अब जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक वो डायरेक्टली नियमन में आ जाएंगे। मींस आरबीआई जो है वो डायरेक्ट अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है उसको। आरबीआई के नियम अब जो सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, उन पर लगेंगे। आरबीआई के अंदर में लाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया एक राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि अब जो नियमन है सहकारी बैंकों का वो कौन करे, आरबीआई। आरबीआई। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि पहले क्या होता था, जो सहकारी बैंक था, सहकारी बैंकों में अनावश्यक सरकारी जो राजनीतिक हस्तक्षेप था उसके कारण उनमें जो लोन दिए जाते थे, लोन बांटे जाते थे, लोन बांटे जाते थे सहकारी बैंकों में, उससे प्रॉब्लम क्या होती थी माय डियर फ्रेंड्स, उससे क्या होती थी कि काफी मात्रा में गलत टाइप से लोन बांट दिया जाता था। उससे बैंकों को नुकसान होता था। जो ग्राहक पैसा जमा करा रहे बैंकों में उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता था, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अब क्या किया कि एक पूरे देश में एक ही नियमन व्यवस्था लाने के लिए सहकारी बैंकों को अब क्या कर दिया है कि आरबीआई के अंतर्गत ला दिया है। और एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया था 2001 में, तो अब एक अध्यादेश लागू किया गया है। अब एक अध्यादेश लागू किया गया है। पहले भी एक संविधान संशोधन विधेयक जारी किया था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था अब, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन अब क्या किया है कि एक अध्यादेश जारी किया गया, सभी कोऑपरेटिव जो बैंक है उनको आरबीआई की नियमन में ला दिया गया। तो अब इनका जो काम है, अब इनका काम है वो बेहतर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब इनका काम क्या हो जाएगा, बेहतर। तो ये थोड़ा सा याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। कोरोना की चुनौती आपको नहीं याद रखना है। इस पेज पर कुछ भी ऐसी काम की न्यूज नहीं जो आपको याद रखना है। पेज नंबर 5 कोई काम नहीं है, कोई काम का न्यूज नहीं है। केवल आपको क्या याद रखना है कि यहां पर टिड्डियां, इसके बारे में पहले भी हमने देखा था कि कहां से स्टार्ट होती है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये यमन और सऊदी अरबिया से आते हुए कहां पर एंटर कर जाती है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए हमारा जो नॉर्थ पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर एंटर कर जाती है और पूरे इंडिया में फैल जाती है टिड्डियां। स्पेशली इनका जो हमला होता है बारिश के समय होता है और ये हमारे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहती है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा याद रखना। चालबाज चीन, नहीं चलेगी ड्रेन की, सीमावर्ती इलाकों में विकास होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर, जैसे पूर्वी लद्दाख है, तो वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। चाइना का कहना था कि पूर्वी लद्दाख में जो आप निर्माण कार्य कर रहे हो उसको रोक दो, लेकिन इंडिया का कहना है कि वो रुकेंगे नहीं, निर्माण कार्य चलते रहेंगे, निर्माण कार्य चलते रहेंगे। चाइना खुद निर्माण कार्य करता है, लेकिन जैसे ही इंडिया निर्माण कार्य स्टार्ट करता है चाइना उससे चिढ़ता है। इसलिए इंडिया का पूरी तरह मन बना लिया है कि चाहे, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट कि भारत लंबी तनातनी के लिए भी तैयार है। भारत अब जो लंबी, जैसे डोकलाम इश्यू था वो लगभग, डोकलाम जो इश्यू था वो लगभग 73 डेज तक चला था। तो इंडिया का फिर सोचना है कि ये जो नोकझोंक है एलएसी पर वो लंबे समय तक चल सकती है। तो उससे बचने के लिए, उसके लिए इंडिया भी अब अपनी कमर कस लिया और अपना वहां पर आर्मीज को बढ़ा रहा है। साथ में चाइना क्या चाहता है, उसकी दबाव की रणनीति की इस मामले को लंबा खींचने के बाद जो प्रतिद्वंदी है उसको थकाने की चाल चल रहा है चीन। इसीलिए एलएसी पर हमारी सेना भी जुट रही है, इसलिए हमारी सेना भी जुट रही है एलएसी पर। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है कि हमने काफी वार्ता भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा मेन मकसद तो क्या, वार्ता, लेकिन उसके बावजूद चाइना जो है वो मान नहीं रहा है, तो लंबे समय तक खींच सकती है। तो इंडिया भी उसके लिए पूरी तरह तैयार है, इंडिया भी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। यहां पर यह भी कहा गया कि देखो 2017 में जो डोकलाम इशू था वो 73 डेज तक चला था। 73 डेज तक हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि डोकलाम क्या है। डोकलाम अगर यहां पर सिक्किम है, इससे लगता हुआ हमारे यहां पर क्या है, इससे लगता हुआ हमारे यहां पर क्या है, इधर की साइड में अगर देखें तो यहां पर क्या है, भूटान, और यहां पर एक डोकलाम जगह है। तो इसके आसपास चाइना क्या कर रहा था, अपने जो साउथ तिब्बत है उसके आसपास यहां पर सड़क का निर्माण कर रहा था। तो इंडियन आर्मी को यहां पर डोकलाम के आसपास रोक दिया गया कि आप यहां सड़क निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने वाला एकमात्र जो रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके पास में पड़ता है डोकलाम। अगर यह चाइना आर्मी प्रेजेंस आ जाती है तो कभी भी युद्ध के समय इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर सकता है, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर सकता है कौन, चाइना। तो यहां पर समझना, हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या है पूरा मामला। स्पेशली अगर आप यहां देखोगे, अगर यहां पर आप देखो, ऑब्जर्व करो, तो यहां पर क्या है पूरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए।
डोकलाम का मामला क्या था, यहां पर जो भूटान है, यहां पर है डोकलाम इस एरिया में, और यहां से नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के लिए हमारे पास केवल ये रास्ता है, ये रास्ता, यहां से हम डायरेक्टली जो हमारा ये जो पार्ट है इससे हमारे जुड़ने के लिए केवल ये रास्ता है। इसको हम बोलते हैं, ये जो रास्ता इसको बोलते हैं, ये जो नेक है इसको बोलते हैं चिकन नेक, मिस मुर्गी की गर्दन, चिकन नेक। और ये जो है चिकन का हेड है, मिस मुर्गी का हेड है, और ये उसका स्टोमक है। अब सोचिए स्टोमक, तो यहां पर सोचिए कि अगर यह चाइनीज आर्मी यहां पर डोकलाम में आ जाती है तो इसके पास ये चिकन जो नेक गर्दन ये पास में रहेगी, कभी भी इसको दबा सकता है, मींस कभी भी इस पे हथिया सकता है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी वो पूरी टूट सकती है। तो हमारा जो एक तरह से जो मुर्गी का कॉन्सेप्ट है चिकन नेक, वो हमारा कौन सा गलियारा है, इस गलियारे को क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि सिलीगुड़ी एक वो है जिला किसका, यहां पर एक जिला है वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी, तो वो जो जिला है उसी को लेकर ही कहा गया कि चाइना का अगर यहां डोकलाम तक प्रेजेंस हो जाती है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, वो थ्रेट होगा। इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि डोकलाम में ऐसा होता, और उसी को लेकर क्या हुआ था, डोकलाम 2017 में जो इंडियन आर्मी थी और चाइनीज आर्मी में वहां भी स्टैंड ऑफ रहा 73 डेज तक, लेकिन इंडियन आर्मी वहां पर भी पीछे नहीं हटी थी, वहां पर भी पीछे नहीं हटी थी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि दरअसल दूसरे देशों के साथ सीमा संबंधी और कारोबारी संबंधी वार्ता को लंबा खींचना चीन की वृहद कूटनीति का हिस्सा है। यहां पर चीन ऐसे ही करता है, जैसे अगर एग्जांपल ले वियतनाम, तो वहां पर भी इसने ऐसा किया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा विवादित संबंध को सेम रवैया अपनाता है। तो रूस के साथ अपने सीमा विवाद पर चीन 3.5 दशकों तक बातचीत की थी, 3.5 दशकों तक, उसके बाद जाकर उसका क्या हुआ, साथ में हमने 1993 में इसके ऊपर एक क्या किया था, लॉ भी बनाया था, एक एग्रीमेंट भी किया था, और ये WMCC की स्थापना हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अगुवाई में बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। मींस ये हमारा जो बॉर्डर है उसके लिए हमने एक कमेटी गठित की थी बॉर्डर की, ताकि बॉर्डर की बातचीत चल सके और इसको सुलझा सके, लेकिन अभी तक इसका कोई जो कंप्लीट रिजल्ट है एक वो नहीं आया। डोकलाम इश्यू, वो जो हमने जो रणनीति अपनाई थी वो चाइना की रणनीति के सामने एक अच्छा क्या था, जवाब था। हम पीछे नहीं हटे, हम 73 देश तक चाइना का पूरा जवाब देते रहे। तो उसी टाइप की अब रणनीति यहां पर इंडिया अपना रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको आप सिर्फ याद रखोगे। चीन से चरणबद्ध आत्मनिर्भर था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पिछली साल है उसमें हमने $65 का चीन से हमने क्या किया, कुल आयात, और हमने केवल निर्यात किया $16 बिलियन का, 16 मींस अरब डॉलर या $16 बिलियन का, मींस हमारे यहां पर लगभग हमने क्या किया है, $50 का हमारा क्या रहा है, व्यापार घाटा। 50 बिलियन के आसपास हमारा क्या रहा है, व्यापार घाटा। ये व्यापार घाटा क्या होता है ये भी हम देखेंगे। यहां पर इन्होंने सबने कहा है कि चाइना का जो मॉडल है, जो हमारा मॉडल है महात्मा गांधी का मॉडल, उससे ड्रैगन को मात देंगे। तो महात्मा गांधी जी का मॉडल क्या था कि हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं, अगर हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाते हैं जिसमें हैंडलूम, डेयरी, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सब जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं, गांवों में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाएं, गांवों में हम जितने भी पॉसिबल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, गांव में स्किल डेवलपमेंट हो, गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने वाली बातें हो, ये सभी अगर हम कर सकते हैं तो जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा पूरा इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में यहां एक जो पॉइंट याद रखोगे आप, एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि हम एक रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी जिसमें एशियन के 10 देश प्लस 6 एशियन के साथ जिनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, चाइना था। तो इंडिया इस जो कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, पहले 16 देशों का ग्रुप था, इंडिया इससे बाहर हो गया, अभी 15 देशों का रह गया। इंडिया का बाहर होने का रीजन था कि अगर इंडिया इसमें रहता तो चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा हो जाता और हमारा व्यापार घाटा और बढ़ जाता। इसलिए रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बाहर हो गया है।
तो आरसीएप क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। गांधी जी का मॉडल क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। चीन के मुकाबले की तैयारी, यहां पर भी वही है कि चीन से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल अच्छा है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। तो चीन का आत्मनिर्भरता हम कैसे करें, व्यापार घाटा क्या होता है, ये वेब सीरीज पर लगाम लगाने का समय, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको देख लेना। वेब सीरीज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद यहां पर इस जगह ऐसा कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है यहां पर जो हमारे यूपीएससी की इंपॉर्टेंट न्यूज हो, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। पेज नंबर 13 पर कोई काम की न्यूज नहीं है डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 14 कोई काम की न्यूज नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी जो काम की न्यूज है वहां पर, जो हम 3 पॉइंट्स पर आधारित पर लास्ट एंड फाइनल का डिस्कशन करेंगे, फाइनल डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर वो हमारे लिए क्या है, यहां पर इसको समझना। फर्स्ट है कि चाइना, यहां पर एक टॉपिक हमारा रहेगा चाइना और इंडिया। इंडिया का जो आत्मनिर्भरता है, जो व्यापार गाठा है, व्यापार गाठा वो क्या होता है, उसको हम कैसे कम करें, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा रिसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कशन। तो यहां समझना कि व्यापार गाठा होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बताया था कि व्यापार गाठा क्या होता है। ट्रेड जो होता है, ट्रेड एक होता है ट्रेड अकाउंट, जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी देश के साथ हमारा व्यापार हुआ है उसका लेखा जोखा रखते हैं, लेखा जोखा। ओके, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने पहले क्या बताया था, इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में आ रहा है तो मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक देश जैसे इंडिया है वो अन्य देशों के साथ क्या लेन देन कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसका जो लेखा जोखा रहता है। एक साल में कोई देश अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन करता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जिसमें एक तरफ होता है करंट अकाउंट, दूसरी तरफ होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं, ट्रेड अकाउंट या इसे बोलते हैं विजिबल अकाउंट, एक तरफ होता है यहां पर इनविजिबल अकाउंट या फिर इसी को बोलते हैं सर्विस अकाउंट। जो ट्रेड अकाउंट रहता है इसमें वस्तुओं का मींस वस्तु जो रहती है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से, तो यहां पर वस्तु मींस गुड्स का लेन देन होता है, गुड्स का। और ये इनविजिबल है, यहां सर्विसेज जिनको हम देख नहीं सकते, यहां पर सर्विसेज का लेन देन होता है। तो ट्रेड में क्या होता है, यहां पर ट्रेड अकाउंट है, यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है। ट्रेड अकाउंट का अगर हम ले, और जो करंट अकाउंट रहता है इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट के बाद कैपिटल जो अकाउंट रहता है इसमें हम क्या क्या देखते हैं, एफडीआई कितना हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। उसके अलावा यहां पर हमने बाहर से उधार कितना लिया, तो यहां पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है। उसके बाद यहां पर और कोई अन्य चीजें यहां सब शामिल होती है। सर्विस अकाउंट याद रखना। अब हम चलते हैं ट्रेड अकाउंट पर। ट्रेड अकाउंट में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ट्रेड अकाउंट में हम जाएं, यहां पर ट्रेड अकाउंट का देखें, ट्रेड अकाउंट, तो ट्रेड अकाउंट में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हम जो वस्तु है वो इंपोर्ट ज्यादा करें एक्सपोर्ट की तुलना में, तो यह हमारा हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। अगर हम क्या करते हैं, वस्तुओं का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट की तुलना में, तो यह हमारा हो जाएगा ट्रेड सरप्लस, मींस व्यापार आधिक्य। ट्रेड सरप्लस मींस व्यापार आधिक्य, मींस हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हो गया आधिक्य। तो हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम चाइना से वस्तुओं का ज्यादा आयात कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पर लगभग 50 बिलियन डॉलर का क्या है हमारे यहां व्यापार गाठा, मींस 50 अरब डॉलर का व्यापार गाठा है इंडिया के ऊपर। तो अब इस व्यापार गाठे को हम कैसे कंप्लीट करें माय डियर फ्रेंड्स, कैसे इसको पाट सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें यही कहा गया है कि गांधीवादी जो मॉडल है उसको हम अपनाएं, और यहां पर गांधीवादी मॉडल को हम अपनाएं। साथ में प्रधानमंत्री साहब ने यह भी कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत, गांधीवादी मॉडल, और यहां पर वोकल फॉर लोकल, ये सभी चीजें हमको अपनाना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो ग्रामीण वस्तुएं, जो परंपरागत वस्तुएं, उनको हम उपयोग करें। ग्रामीण जो गांधीवादी मॉडल है उसमें क्या कहा है कि ग्रामीण इलाके में जो एग्रीकल्चर है,
एग्रीकल्चर है उसको हम बढ़ावा दें, उसमें अगर चाहे कुटीर उद्योग हो, कुटीर उद्योग लगाएं हम, उसमें जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उसको हम तेजी से बढ़ाएं, लोगों को वहीं पर हम स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करें, स्वरोजगार दें, वहीं पर रोजगार दें, वो किसी का भी हो सकता है। कुटीर उद्योग हम तेजी से लगाएं, यहां पर अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम यहां पर संस्थान खोलें। तो ये सभी जब हम करेंगे तब जाकर हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जब गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा इंडिया आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर होने का मतलब यहां क्या होता है कि यहां पर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसको हम क्या करें, यहां पर कम करें। तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत होगा जिसमें हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। अब चाइना से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चाइना को कैसे काउंटर करें, चाइना के लिए हमने अगर हमारे आत्मनिर्भर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमें हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो हम खर्च करते हैं जीडीपी का, वो अभी लगभग 1% से भी कम है। तो हम क्या करें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर जीडीपी का जो खर्चा है उसको बढ़ाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं ताकि हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती हो, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिवनेस कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सकें और लोग हमारी क्वालिटी जो है वस्तुओं की वो अच्छी हो, ताकि हमारे क्या हो कि वो क्वालिटी जब अच्छी होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। उसके अलावा हमारे अगर इन्वेस्टमेंट लाना है, बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी यहां रोजगार बढ़ेगा हमारे, तभी यहां नई नई चीजें बनेगी। और हम जो मेक इन इंडिया जो कर रखे हैं उसके लिए हमको निवेश चाहिए बाहर से। तो निवेश कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हो, मीन्स हम जमीन अधिग्रहण आसानी से कर सके उद्योगों के लिए। हम यहाँ पर लेबर रिफॉर्म करें, मीन्स जो श्रमिक हैं उनको लेकर रिफॉर्म्स करें, ताकि अगर श्रमिक सही काम नहीं करें तो हम उनको बाहर निकाल सकें। क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, अगर आपने अपनी कंपनी में एक श्रमिक को लगा लिया तो उसको निकालना उतना आसान नहीं होता, वो लेबर कोर्ट में चले जाता है, श्रमिक न्यायालयों में, और वहां से वापस वो आपकी कंपनी में आ जाएगा, उनको निकालना बहुत भारी है। उसके अलावा यहाँ पर कैपिटल के साथ क्या करना, हमको जो बैंकिंग है, बैंकिंग रिफॉर्म्स करना चाहिए ताकि कैपिटल सस्ती दरों पर, कम ब्याज दरों पर आसानी से मिल जाए। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अच्छा करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमको बेहतर करना पड़ेगा। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। और स्पेशली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें 10 पैरामीटर्स आते हैं, 10 पैरामीटर्स, उन सभी को हमको बेहतर करना पड़ेगा, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने का एनवायरमेंट कैसा है इंडिया में, टैक्स एफर्ट्स कैसे, टैक्स कितने आसानी से चुकाए जाते हैं, कितना कम लगता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारा ट्रेड होता है वो कितना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कितने आसानी से मिल जाती है उद्योगों को, यहाँ पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से हो जाता है, ये सभी हमको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंपनी और लोगों के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन कितना होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसका संपत्तियां जो है उनका रिजोल्यूशन कितना आसानी से हो जाता है, संपत्तियां कितनी आसानी से बिक जाती है। जब अगर कोई कंपनी अगर व्यापार से बाहर निकलना चाहती है तो कितना आसानी से इंडिया में निकल सकती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सबको सुधारने की जरूरत है इंडिया में, तब जाकर हम चाइना से आत्मनिर्भर बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर। साथ में ही हमको क्या करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट। जो हमारे लोग हैं उनको हम स्किल डेवलप करें ताकि उनको जो काम की जरूरत है उसमें उनको लगाया जा सके उद्योगों में। अगर उद्योगों में जरूरत है उद्योगों में लगाया जा सके, खनन, दूसरे जितने भी काम है, या डिजिटल उनको लिटरेसी दें, डिजिटल, ताकि जिस उद्योग को जरूरत हो उस उद्योग में स्किल डेवलप्ड लोग हमको मिल सके। क्योंकि उद्योगों में कम स्किल वाले लोग मिलने से उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, तो हमको स्किल डेवलपमेंट ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। एक जो लास्ट पॉइंट है आज का वो है रिसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स। एशियन के देश, यहां पर एशियन के 10 देश, और इस एशियन के 10 देशों के साथ 6 देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। मींस जब ये देश एशियन में कोई वस्तु व्यापार करते हैं तो इनके ऊपर कम से कम शुल्क दरें आरोपित होती है, जिसमें इंडिया है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया एंड जापान। ये 6 देश, इन्होंने क्या कहा, एशियन और इन सब देशों ने मिलकर क्या किया कि एशियन के साथ तो इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
लेकिन क्यों ना हम 16 देश मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, मींस आपस में कम से कम शुल्क लगाएं वस्तुओं के व्यापार पर। लेकिन इंडिया इससे बाहर हो गया 2019 में, क्योंकि इंडिया को प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें चाइना भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें न्यूजीलैंड भी है। चाइना का क्या है, माल सस्ता है, सस्ता माल, और जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, इसका डेयरी प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट वो सस्ते हैं, डेयरी प्रोडक्ट चीपर हैं। तो ये सस्ते माल, चाइना का तो पूरा माल ही सस्ता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो माल है, डेयरी सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वो नुकसान में हो सकता है, और चाइना का सस्ता माल ज्यादा आएगा तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए रिसेप से इंडिया बाहर हो गया है, रिसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप से इंडिया बाहर हो गया है। इसका अगर हिंदी में लिखें तो रिसेप का फुल फॉर्म है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक पार्टनरशिप में भागीदारी। ये एक बना था, अब इसमें 15 सदस्य देश है, केवल ये याद रखना 15 सदस्य देश हैं, अब 15 ही इसके सदस्य रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है इन योर प्रिपरेशन। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि रिसेप क्या है, रिसेप क्या है। अभी तक ये पूरी तरह प्रभावी नहीं हुआ है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। अभी इस पर क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। शुरुआती दौर में इंडिया भी इसका पार्ट था, लेकिन अब इससे इंडिया बाहर हो गया। अब इसमें केवल 15 देश हैं, कितने, एशियान के 10 देश प्लस 5 जिनका एशियान के साथ एफटीए हो रखा है, वो सभी देश इसमें शामिल है। इंडिया इससे बाहर हो गया, क्यों बाहर हो गया, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एक तरफ चाइना का प्रॉब्लम, एक तरफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट्स का जो सस्ते हैं। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो जो 1 केजी मिल्क पाउडर बनता है इंडिया में, वो लगभग 250 रुपए का बनता है, लेकिन अगर यहां से इंपोर्ट करें तो वो 150 में आ जाएगा। कहां से, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, तो लगभग 100 रुपए का अंतर है। तो हमारी इंडस्ट्री जो 250 रुपए का 1 केजी मिल्क पाउडर बना रहा है, वो केवल 150 रुपए में अगर मिल रहा है तो कौन खरीदेगा, लोग 150 रुपए का। तो इससे हमारी डेयरी प्रोडक्ट क्या होंगे, उनको कोई नहीं खरीदेगा, तो हमारे लोग ही नहीं खरीदेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा डेयरी जो सेक्टर है वो टेंशन में आ जाएगा, उसको वहां पर लॉस होगा। तो ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इनको लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स कोई हो तो उनको भी बताएं कि आप दैनिक जागरण यहां से पढ़ सकते हो, तो जरूर रेफर करें। अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 1-2 घंटे के लिए आप इसको जरूर लगाएं कि ये जो चैनल है स्टडी विद पीएन शर्मा, इतना आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद पीएन शर्मा। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं द हिंदू की तरह आपको मैं बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप देखोगे तो सुबह 7:30 पर एक द हिंदू आता है, द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस आता है किस पर, स्टडी आईएएस एक चैनल है वहां पर, और यहां पर काफी अच्छे से सुबह 7 बजे मैं द हिंदू एनालिसिस लाइव करता हूं, वहां पर द हिंदू एनालिसिस करता हूं साथ में। उसके बाद द हिंदू एनालिसिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि दैनिक जागरण एनालिसिस करना चाहिए, बट उसके बावजूद भी मेरी इच्छा होती है कि इस चैनल पर हम दैनिक जागरण एनालिसिस कंप्लीट और कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको इसकी काफी जरूरत है। और इसका जो लेवल रहता है मेरा दैनिक जागरण एनालिसिस का, ये उसी टाइप का रहता है जैसे मैं द हिंदू करता हूं। तो जो लेवल है आपको, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो लेवल चाहिए, वो लेवल हम यहां पर थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं ताकि आपको भी फायदा हो। इसलिए आप कोशिश किया करो कि अपने फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर करो, साथ में जितने से ज्यादा हो सके इसको लाइक एंड शेयर करें, तो हो इससे अच्छा होगा। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप बस मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और खुश रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू दैनिक जागरण एनालिसिस। Thank you very much to all my dear friends.